So we will start with a very quick recap of radioactive decay. So if you remember, कल हमने एक ग्राफ देखा था which is called as binding energy curve. So binding energy curve में what we do is we plot binding energy per nucleon along y-axis and mass number along x-axis. तो जिस एलिमेंट का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होगा दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल, और वो होता है आयन के लिए. नाउ इफ यू सी, ये जो ग्राफ है दिस इज समथिंग लाइक दिस, एंड इफ यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज. फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 30, मास नंबर 30 से लेके मास नंबर 170 तक अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड that this curve is more or less flat. exactly flat नहीं है लेकिन more or less flat है. मतलब इस रेंज में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग कांस्टेंट है. तो दिस रीजन इज नथिंग बट स्टेबिलिटी रीजन. स्टेबिलिटी रीजन का मतलब होता है कि ये 30 से 170 जिसका मास नंबर होता है, दोज एलिमेंट आर मोर स्टेबल कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स. इसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है तो दैट इज फॉर आयन. उसका आयन के लिए इफ यू रिमेंबर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर आयन इज मैक्सिमम दैट इज 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब अगर मुझे आयन के न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियन को बाहर निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस. पूरे न्यूक्लियस को ब्रेक करना है, जितना एनर्जी लगेगा उसको क्या बोलोगे? बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है कि अगर हमको उस न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन को, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को फ्री करना है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. तो एज यू कैन सी फॉर आयन, फॉर Fe, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब एक सिंगल न्यूक्लियन को निकालने के लिए 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. तो हाईली स्टेबल है. जो लाइटर एलिमेंट्स है दे आर अनस्टेबल, एंड जो हेवी एलिमेंट्स है दे आर आल्सो अनस्टेबल. तो जो लाइटर एलिमेंट्स है दे अंडरगो फ्यूजन रिएक्शन एंड दे ट्राई टू अचीव स्टेबिलिटी, मतलब दे ट्राई टू इंक्रीज देयर मास नंबर. और जो हेवियर एलिमेंट्स है दे अंडरगो डीके. और इसमें स्पेसिफिकली जिसका एटॉमिक नंबर है, मास नंबर नहीं है, ग्रेटर देन 82, जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 हो, मतलब मास नंबर ग्रेटर देन 164 165 आ ही जाएगा, क्योंकि लगभग जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं. व्हेन यू से z इक्वल टू 82, z ग्रेटर देन 82, मतलब आप सिर्फ प्रोटॉन्स की बात कर रहे हो. एडिशनली न्यूट्रॉन्स का नंबर मिलाओगे तो ये 160 के ऊपर ही जाएगा. तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल थोरियम, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम, दे आर रेडियोएक्टिव, मतलब दे आर अनस्टेबल. तो दे अंडरगो डीके. डीके होगा मतलब क्या होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर से कुछ पार्टिकल्स या एनर्जी इमिट होता है. 3 टाइप के हमने डीके देखे थे. तो रिमेंबर वन थिंग, elements with z greater than 82, elements with atomic number greater than 82 like thorium, like uranium, are seen to emit highly penetrating and invisible radiations. And this process of emission of highly penetrating particles or radiations from inside the nucleus is called as radioactivity. The substance which shows radioactivity is known as radioactive substance, and this process through which particles are emitted is called as radioactive decay. हमने 3 टाइप के डीके कल देखे थे. We have seen 3 types of decay. पहला था अल्फा डीके. अल्फा डीके मतलब when nucleus of helium is emitted from inside unstable nuclei, it is called as alpha decay. अगर आपको याद होगा, अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम एटम्स विद बोथ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस है वो. तो जब हीलियम का न्यूक्लियस इमिट होगा हेवी एलिमेंट के न्यूक्लियस से, देन वी से दैट इट इज अल्फा डीके. हमने इसके प्रॉपर्टीज देखे थे, हमने इसका मास फाइंड किया था, हमने इसका चार्ज फाइंड किया था. हमने देखा था कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट करेगा. They can be deflected by electric and magnetic field since they are charged particles. Then we have seen they are emitted with speeds of 1/10th of speed of light to 1/100th of speed of light. मतलब 310⁻⁷ से 310⁶ मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड होता है.
Then we have seen that they can ionize the gas through which they pass. अगर वो किसी गैस में से पास हो गए तो they will ionize that gas. फिर हमने और एक चीज भी देखा था, they have high penetration power. फिर हमने ये भी देखा था, if you remember, कोई भी एलिमेंट, सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है X जिसका मास नंबर है A और एटॉमिक नंबर है Z, अगर ये अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है तो मास नंबर 4 से कम हो जाएगा और X का बन जाएगा न्यू एलिमेंट दैट इज Y, क्योंकि प्रोटॉन नंबर भी चेंज होगा. तो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन एटॉमिक नंबर, एलिमेंट चेंजेस, तो ये हो जाएगा A-4, ये हो जाएगा Z-2. सो व्हेनेवर एन एलिमेंट emits alpha particle, its mass number decreases by 4 and its proton number मतलब atomic number decreases by 2. Of course एडिशनली एनर्जी आता है, इस एनर्जी को आप Q फैक्टर बोलते हो. मैंने कल ही बताया था Q फैक्टर मतलब क्या होता है. Q फैक्टर होता है एनर्जी इक्विवेलेंट टू. अभी एनर्जी इक्विवेलेंट टू व्हाट? लुक, इफ यू सी, यहाँ पे हमारे पास जो x है, बाय द वे इस x को बोलते हैं पेरेंट, इस y को बोलते हैं डॉटर, और ये उसका एक प्रोडक्ट है, राइट. तो आइडियली होना क्या चाहिए? आइडियली अगर x एलिमेंट डीके हुआ है y और अल्फा में, तो x का जितना मास है इट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ y प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल. लेकिन ऐसा होता नहीं है. यू ऑलवेज सी कि x मतलब पेरेंट का मास प्रोडक्ट से ज्यादा है, मतलब डॉटर प्लस अल्फा पार्टिकल से ज्यादा है. तो x का मास mx है माइनस my प्लस m अल्फा. ये मास डिफरेंस है. दिस इज डिफरेंस ऑफ मास बिटवीन पेरेंट एंड द प्रोडक्ट्स. और इसका अगर मैं एनर्जी इक्विवेलेंट फाइंड करूं E इक्वल टू mc स्क्वायर के हिसाब से, इस मास डिफरेंस को अगर मैं c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो आई गेट एनर्जी, दैट इज एनर्जी रिलीज whenever an alpha particle is emitted from the nucleus. तो एक चीज याद रखो, लाइटर एलिमेंट्स जब मर्ज होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो वो भी एनर्जी रिलीज करते हैं. हेवी एलिमेंट्स का जब डीके होता है तो वो भी एनर्जी रिलीज करते हैं. तो Q फैक्टर और Q वैल्यू इज द एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेटेड टू मास डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड द प्रोडक्ट्स. और जितना ज्यादा Q वैल्यू हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली न्यूक्लियर रिएक्शन से हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं? एनर्जी ऑब्टेन करते हैं. तो रिमेंबर, व्हेनेवर अल्फा पार्टिकल डीकेज, मतलब व्हेनेवर देयर इज अल्फा डीके फ्रॉम अ न्यूक्लियस, तो उस केस में एनर्जी इज रिलीज व्हिच इज गिवन बाय mx माइनस my प्लस m अल्फा इनटू c स्क्वायर. दूसरे टाइप का डीके हमने देखा था बीटा डीके. बीटा डीके में there are two types of decay. एक beta minus in which electrons are emitted and another is beta plus in which positrons are emitted. तो जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियर में से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा then the nuclei is said to undergo beta minus decay, और जब पॉजिट्रॉन इमिट होगा तो it is said to undergo beta plus decay. दोनों में डिफरेंस सिर्फ चार्ज का है. इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. तो ये प्रोटॉन तो नहीं है क्योंकि इसका मास अलग है. ये this one is with minus e charge, this one is with plus e charge. फिर हमने इसके भी प्रॉपर्टीज देखे थे. You must remember they are charged particles, मतलब they are deflected by electric and magnetic fields. Then number 2, they are emitted with 99% of the speed of light, so they have much more speed compared to alpha particle, and hence जिसका स्पीड ज्यादा होता है उसका penetration power भी ज्यादा होता है. So they are more penetrating compared to alpha particles, but they are less ionizing. उसका ionization power less है. क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल का साइज बड़ा है. इमेजिन एक गैस है जिसमें से अल्फा पार्टिकल पास हो रहा है और उसमें से इलेक्ट्रॉन भी पास हो रहा है. तो अल्फा पार्टिकल का साइज बड़ा होने की वजह से उस गैस के एटम्स के इलेक्ट्रॉन के साथ अल्फा पार्टिकल का कोलिजन का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से. उसको बोलते हैं, उसको फिजिक्स में नाम भी है. तो इन न्यूक्लियर फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं कोलिजन क्रॉस सेक्शन. कोलिजन क्रॉस सेक्शन मतलब कोलिजन होने के लिए जो एरिया है वो ज्यादा है, तो उसका कोलिजन क्रॉस सेक्शन ज्यादा है किसका? अल्फा पार्टिकल का. तो इट इज मोर प्रोबेबल कि अल्फा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा. गैस में न्यूक्लियस में सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड व्हेन हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल पास थ्रू दिस गैस, they have more chance of knocking out electron compared to beta particles.
तो इसलिए आयोनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल का ज्यादा है, बीटा पार्टिकल का कम है। फिर वी हैव सीन सम मोर थिंग्स, जैसे यहाँ पे हमने रिएक्शन लिखा वैसे यहाँ पे भी आता है बीटा पार्टिकल के केस में। तो इंपॉर्टेंटली ये बीटा इमिशन हमारे कहाँ काम में आएगा, तो जब न्यूट्रॉन का कन्वर्जन होगा प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 है, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई है, तो दोनों साइड पे चार्जेस बैलेंस नहीं है, तो इसका मतलब जब न्यूट्रॉन का कन्वर्जन होगा प्रोटॉन में तो एक इलेक्ट्रॉन इमिट होना चाहिए, और जब भी एक इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो उसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है। फिर जब प्रोटॉन का कन्वर्जन होगा न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज बैलेंस करने के लिए एक पॉजिट्रॉन इमिट होना चाहिए और प्लस न्यूट्रिनो। और एक चीज याद रखो कि y इलेक्ट्रॉन एंड y positron is emitted. What is mass of proton or neutron compared to electron? 1836 times. तो लॉजिकली सोचो कि अगर मतलब यहाँ पे मास तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग सेम ही है, मैंने इसलिए बोला था लगभग सेम है, ज्यादा मास किसका है? न्यूट्रॉन का। अब मास तो बैलेंस ही है, मास बैलेंस से बैलेंस क्या नहीं था? चार्ज। तो सिर्फ चार्ज ही बैलेंस करना है। अगर मैं यहाँ पे गलती से लिख देता मैं प्रोटॉन, सपोज मैं प्रोटॉन लिख देता, इधर एक प्रोटॉन का मास है, इधर 2 प्रोटॉन के मास है, कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू हैव ऑन द वन साइड ओनली मास ऑफ प्रोटॉन एंड ऑन राइट साइड 2 मास ऑफ प्रोटॉन। तो 1 = 2 कभी सुना है क्या आपने? नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे हमको बोलना पड़ता है कि पॉजिट्रॉन है। तो रिमेंबर इट इज जस्ट टू बैलेंस मासेस। तो कोई भी कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करो, द क्वेश्चन हियर वाज इसका चार्ज कितना है? प्रोटॉन जितना है। फिर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहा हूँ कब से उसको? क्योंकि मासेस ऑलरेडी बैलेंस्ड है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मास का बैलेंसिंग तो इधर ही हो गया। क्या नहीं बैलेंस था? चार्ज। इसमें प्लस ई चार्ज है, इसमें 0 चार्ज है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस ई है, तो राइट हैंड साइड पे भी क्या होना चाहिए? प्लस ई। मतलब जब प्रोटॉन का कन्वर्जन न्यूट्रॉन में होगा तो एक्स्ट्रा प्लस ई चार्ज इमिट होना चाहिए, लेकिन उस चार्ज का मास नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मतलब निग्लिजिबल होना चाहिए। एंड वी ऑलरेडी नो इलेक्ट्रॉन का मास इज निग्लिजिबल कंपेयर टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, राइट? जब किसी एक एलिमेंट में से अगर इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो उसका Z नंबर 1 से बढ़ जाता है। जैसे ही Z नंबर चेंज हुआ, मतलब एटॉमिक नंबर चेंज हुआ, एलिमेंट चेंज हो जाता है, तो X बन गया Y। जब भी एक एलिमेंट में से पॉजिट्रॉन इमिट होता है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है, तो X बिकम्स Y, मतलब पेरेंट बिकम्स डॉटर, न्यू एलिमेंट फॉर्मेशन। तो दिस इज ऑल दैट वी हैव सीन रिलेटेड टू alpha and beta decay. Now the last one and the most simple case, gamma decay. तो सबसे पहले याद रखना gamma decay में कोई पार्टिकल है ही नहीं, this is energy. So gamma decay basically in this case no particles are emitted. क्या इमिट होता है फिर? रेडिएशन ऑफ very short wavelength and very high frequency मतलब very high energy is emitted. तो जो 3 टाइप के डीके थे उसमें से अल्फा और बीटा ये पार्टिकल डीके है, और गैमा ये रे है, ये रेडिएशन है। देन अभी क्योंकि ये रेडिएशन है तो रेडिएशन पे चार्ज होता है क्या? नहीं होता है। therefore they are not deflected by electric and magnetic field. They are not deflected by electric and magnetic fields, क्योंकि ये चार्जलेस है इसके लिए। Then what about penetration power? They have very high penetration power. क्यों very high? क्योंकि पहली बात तो massless है, photons do not have any mass. So क्योंकि सबसे कम मास है तो सबसे ज्यादा
डेप्थ में जाएगा। दूसरा ये रेडिएशन है, और रेडिएशन इमिट होता है विद स्पीड ऑफ लाइट। So as you already know, alpha particles are emitted with 3 into 10 raised to 6 meter per second to 3 into 10 raised to 7 meter per second. Beta particles are emitted with 99%, roughly 2.97 into 10 raised to 8 meter per second, and these are emitted with speed of light. So since these are photons, hence they are emitted with speed of light. विद स्पीड ऑफ लाइट, और जिसका स्पीड ज्यादा हो उसका पेनिट्रेशन पावर भी हाई होता है। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, सो देयर पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन करने का मतलब ये होता है कि कितना एक मटेरियल के अंदर जा सकता है, हाउ डीप इनसाइड दे कैन गो इनसाइड अ मटेरियल। सो देयर पेनिट्रेशन पावर इज मोर कंपेयर्ड टू अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, more compared to alpha and beta particles. और in some materials, कुछ मटेरियल में तो दे कैन गो अप टू 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर तक भी इसका पेनिट्रेशन पावर होता है, राइट। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, सिंपल है, लेकिन आयोनाइजेशन पावर इज लेस। देयर आयोनाइजेशन पावर इज लगभग अराउंड 1/1000 ऑफ अल्फा पार्टिकल। so their ionization power is 1/1000 times of alpha particles. So they are less ionizing compared to alpha and beta particles. ज़्यादा क्लियर, सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. You just need to know these are radiations, they are not particles. These are radiations. Radiations of very short wavelength and very high energy. In fact, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा एनर्जी इसी का होता है, गामा रेडिएशन, और सबसे शॉर्ट वेवलेंथ इसका होता है, क्योंकि एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सिंस दे आर चार्जलेस, क्योंकि ये फोटॉन्स है, फोटॉन्स पर चार्ज नहीं होता है. एंड सिंस दे आर फोटॉन्स, दे आर इमिटेड विद स्पीड ऑफ लाइट. Their penetration power is more compared to alpha and beta particles. Their ionization power is less, 1/1000 times of alpha particles. So it is pure energy. जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई डीके होगा तो वो सिर्फ एनर्जी इमिट करता है, मतलब पैरेंट का कन्वर्जन नहीं होता है, एलिमेंट रिमेन्स सेम. जो भी एलिमेंट था, अगर सपोज यूरेनियम है तो यूरेनियम ही रहेगा, राइट, अनलेस इट चेंजेस. मैंने अभी बताया, जब तक जेड नंबर चेंज नहीं होता तब तक एलिमेंट चेंज नहीं होता. तो हम गामा रेडिएशन का डिटेल बाद में वापस देखेंगे व्हेन वी विल स्टडी न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शन, तो वो बाद में आएगा. अब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेडियोएक्टिव डीके लॉ, बिकॉज वी आर स्टडिंग रेडियो एक्टिविटी. हम कब से बोल रहे हैं कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई का डीके होगा, अनस्टेबल न्यूक्लियाई का डीके होगा तो अल्फा इमिट होगा, हो सकता है बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है. लेकिन नाउ द क्वेश्चन हियर इज, जब आप रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की बात करते हो तो आप एक सिंगल न्यूक्लियाई की तो बात कर नहीं रहे हो. यू हैव क्वांटिटी, यू हैव लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, यू हैव लार्ज नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई. एटम मतलब न्यूक्लियाई, क्योंकि यू नो एवरी एटम हैज अ न्यूक्लियाई. तो द क्वेश्चन हियर इज, सपोज हमारे पास सम क्वांटिटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है इनिशियली, तो कितने इसमें से रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम डीके हो जाएंगे. अब डीके होने का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो. ये था पेरेंट, ये सारे के सारे कौन है, पेरेंट न्यूक्लियाई है. जब डीके होते हैं तो पेरेंट किस में कन्वर्ट होता है, डॉटर में. तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि एक साथ सारे के सारे कन्वर्ट हो गए. तो इट depends on certain parameter. Suppose these are few nuclei which undergoes decay. मतलब कुछ ऐसे न्यूक्लियाई है जो पेरेंट से किस में कन्वर्ट हो गए, डॉटर में, मतलब डीके हो गए.
तो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी न्यूक्लियाई विल डीके पर यूनिट टाइम, और वो जो लॉ हमको बताता है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके लॉ, इसको रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ भी बोलते हैं। तो समझ में आया व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज हमारे पास सर्टन क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था। यहाँ पे भी दो चीज है, अब या तो तुम नंबर मेजर करते हो, यू से वी हैव सम नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, या फिर हम मास मेजर करते हो, यू से वी हैव सम मास ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल यू मे हैव 1 बिलियन रेडियो एक्टिव एटम्स, और यू मे से दैट आई हैव 10 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो या तो नंबर मेजर कर लो या तो फिर मास मेजर कर लो, तो वन ऑफ द टू थिंग्स यू हैव टू स्पेसिफाई। आई विल गो विथ नंबर्स, क्योंकि नॉर्मली ये जो रेडियोएक्टिव डीके लॉ है इट टॉक्स अबाउट नंबर्स। तो क्वेश्चन ये था, जिनको अभी भी नहीं समझ में आया ध्यान दो, सिंपल सिंपल आइडिया है। व्हाट डू यू मीन बाय रेडियोएक्टिव डीके? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियोएक्टिव डीके? क्या मतलब होता है रेडियोएक्टिव डीके का? फटाफट बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियोएक्टिव डीके? Whenever you have heavy elements with Z number, atomic number greater than 82 or mass number greater than 170, these elements like thorium, uranium, they are unstable. To achieve stability, they emit certain particles and they change, मतलब क्योंकि particle emit हुए तो they decay into new element. तो ये जो प्रोसेस है थ्रू विच सम पार्टिकल्स और इनविजिबल रेडिएशंस आर इमिटेड फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेडियोएक्टिव डीके। तो मेरे पास अगर कोई सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल लेट अस से यूरेनियम, हमको ऑलरेडी पता है कि यूरेनियम ये अनस्टेबल है, इट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आई हैव सर्टेन क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम। तो क्वेश्चन ये था कि एक सेकेंड में यूरेनियम के कितने न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब डीके हो जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो होता नहीं है कि आपके पास 10 बिलियन न्यूक्लियाई थे, सारे के सारे एक ही सेकंड में डीके होके नए बन गए, मटेरियली खत्म। ऐसा अगर होता तो तुमको यूरेनियम का कोई ट्रेस ही नहीं मिलता। अभी भी हमको यूरेनियम मिलता है ना, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम के ओर्स है, मिलता है ना। तो यूरेनियम अभी भी आपको देखने को मिलता है। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि सारे के सारे रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई एक साथ डीके नहीं होते। थोड़ा सिस्टम में अच्छे से डाल दो ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत इजी है, क्वेश्चन इस पे बहुत इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स डीके होते हैं, नए एलिमेंट्स बन जाते हैं। जो ओरिजिनल एलिमेंट था उसको बोलते हो पेरेंट न्यूक्लियाई, जो नया बना उसको बोलते हो डॉटर न्यूक्लियाई। तो क्वेश्चन ये था, हमारे पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, मतलब हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई का सब्सटेंस है, तो सारे के सारे एक साथ डीके होंगे कि नहीं? दे डू नॉट डीके टुगेदर। ऐसा क्यों? क्योंकि सबके साथ एक साथ बने भी नहीं थे, ये भी तो कहीं से बने होंगे। तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट भी किसी और चीज से बने होंगे, मतलब इससे पहले भी कोई इनका पेरेंट रहा होगा, दैट इज द आइडिया, राइट। तो अगर एक साथ बने नहीं तो एक साथ वो डीके भी नहीं होंगे। तो एक सेकंड में कितने डीके होंगे, एक सेकंड में कितने पेरेंट न्यूक्लियर डॉटर में कन्वर्ट होंगे, दैट इज गिवन बाय समथिंग कॉल्ड एज रेडियोएक्टिव डीके लॉ, that is also called as radioactive disintegration law. तो radioactive decay law और radioactive disintegration law is the same thing. Disintegration, integration का अपोजिट है ये। इंटीग्रेट करना मतलब साथ में लाना, इकट्ठा करना। डिसइंटीग्रेट करना मतलब ब्रेक करना। एक्सट्रीमली सिंपल, इट टेल्स यू द नंबर ऑफ, डी मतलब क्या होता है? चेंज। तो नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स डिकेइंग पर यूनिट टाइम, मतलब dN/dt। अब जिनको डेरिवेटिव्स नहीं पता है तो और एक बार समझ लो, जहां जहां तुम डेरिवेटिव लिखते हो मतलब यू टॉक अबाउट व्हाट इज द चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आप जैसे वेलोसिटी डिफाइन करते हो, क्या लिखते हो? dx/dt। मतलब आप क्या बोल रहे हो? आप ये बोल रहे हो कि एक सेकेंड में कितना पोजिशन चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम मूविंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड, मतलब मेरा पोजीशन हर एक सेकंड में कितना चेंज होगा? 1 मीटर। इफ आई एम मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में कितना चेंज होगा? 10 मीटर। तो डेरिवेटिव्स आप वहां यूज करते हो जहां चेंज हो, व्हेन सम क्वांटिटी इज चेंजिंग, इसको आप बोल देते हो स्पीड। सिमिलरली अगर मैंने पूछा व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो आप बोलते हो dv/dt, मतलब हर सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज है। For example, when you say that your acceleration is 1 meter per second square,
इसका मतलब ये होता है कि आपका स्पीड हर 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड से चेंज होगा। मतलब पहले 0 था तो 1 सेकंड के बाद 1 मीटर पर सेकंड है, अगले सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड है, अगले सेकंड के बाद 3 मीटर पर सेकंड है, अगले सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड है, फिर 5 मीटर पर सेकंड है, फिर 6 मीटर पर सेकंड है। मतलब स्पीड इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड इन एवरी सेकंड। तो ये dN/dt मतलब क्या चेंज हो रहा है, नंबर चेंज हो रहा है। किसका नंबर चेंज हो रहा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, मतलब किसका? पेरेंट न्यूक्लियाई का। तो 1 सेकंड में कितना नंबर चेंज हो रहा है? dN/dt। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ? क्यों चेंज? क्योंकि डीके होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डीके ऑल्सो और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑल्सो। 1 सेकंड में मिस्टर यहाँ पे समझ लो, आगे आगे बढ़ो, चलो रोज 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 वही वही लगा के रखा, चलो उठो आगे बढ़ो। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब रेट एट विच रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज डिकेइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर इटसेल्फ। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रेडियोएक्टिव एलिमेंट के जितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा डीके होगा। फॉर एग्जाम्पल लॉजिकली सोचो, लेट अस से 1 सेकंड में 10% डीके होता है। इमेजिन 100 एलिमेंट्स थे तो 1 सेकंड में कितने डीके हो गए? 10। 1000 थे तो कितने हो गए? 100। 10,000 तो कितने थे? 1000। तो जितना ज्यादा नंबर है उतना ही ज्यादा डीके है। तो वेरी सिंपल लॉजिक, rate at which the elements decay is directly proportional to the number of the elements present at that instant of time. ओके अब मैं जो आपको स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूं उसको फॉलो करना, क्योंकि बुक में लिखने का तरीका अलग होता है। बुक में लिखने का तरीका कुछ और ही बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? the number dn at which the elements are changing is directly proportional to the original element. अब I'll just read this statement, आपकी बुक में ही स्टेटमेंट लिखा है ये, और जो नोट्स दिए वहां पे भी मैंने वही लिखा है जानबूझ के, so that you understand कि लिखने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। the number of nuclei undergoing decay per unit time मतलब dN/dt is proportional to the number of unchanged nuclei, is proportional to the number of unchanged nuclei present at that instant of time. What is the meaning of unchanged? Parent जिनका डीके नहीं हुआ वो जितना ज्यादा क्वांटिटी में होगा उतना ज्यादा क्या होगा? डीके होगा। तो वी विल नॉट फॉलो दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट। इसको मैं थोड़ा सिंपल करके लिख दूंगा। वी विल से दैट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई undergoing decay per unit time is directly proportional to the number of parent nuclei at that time. तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे स्टेटमेंट? कैसे लिखोगे? अभी तो बताया, the number of nuclei decaying per unit time, undergoing decay per unit time मतलब decaying per unit time is directly proportional to number of parent nuclei present at that instant of time. Is directly proportional to number of parent unchanged मतलब parent, number of parent nuclei present at that instant of time, क्लास में आने से पहले मोबाइल फोन बंद करके आया करो। Then therefore mathematically how many number of nuclei are decaying per unit time? तुम तो जाओ ही जाओ। यस तुमको कुछ पढ़ना है नहीं, जाओ। So rate at which parent nuclei is decaying is directly proportional to n. जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना हो तो क्या लिखते हो? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज लैम्बडा। दिस लैम्बडा इज नॉट वेवलेंथ, क्योंकि यहाँ पे कोई वेव की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डीके की बात हो रही है। तो इस लैम्बडा को बोलोगे आप डीके कांस्टेंट। क्या बोलोगे इसको? डीके कांस्टेंट। सो लैम्बडा इज नथिंग बट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी व्हिच इज नोन एज डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट।
और यहाँ पे माइनस साइन आएगा। क्यों? क्योंकि डीके हो रहा है। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात हो तो यहाँ पे प्लस आएगा, बराबर। ओके, अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो इसका उल्टा है फिर। वाई? क्योंकि वी आर इंक्रीजिंग विद टाइम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? प्लस। क्योंकि कई बार सीईटी जेईई नेट में क्वेश्चन ऐसे उल्टे पूछ लेते हैं, हाँ, बिकॉज ये मोर और लेस फॉर्म सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया? इट इज बिकॉज ऑफ डिके, बिकॉज द नंबर इज डिक्रीजिंग। अब अगर आपको मैथ्स याद है, यहाँ पे दो वेरिएबल है। कौन से दो? एन एंड टी, बिकॉज नंबर इज चेंजिंग एंड टाइम इज ऑल्सो चेंजिंग। और इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे ये फॉर्म ऐसा है जिसमें आप दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हो। इसको हमने बोला था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो। therefore you get dn by n equal to minus lambda dt। जैसे ही आपने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया तो इंटीग्रेशन करते हैं। therefore integrating on both sides, we get integration dn by n equal to minus lambda integration dt। okay, therefore you know what is dn by n condition? Log of n, natural log of n। तो ln n, इसको log to the base e भी लिखते हैं by the way, equal to minus lambda t plus some constant of integration c। क्योंकि ये indefinite इंटीग्रल है तो there will be some constant of integration c। अब क्वेश्चन ये है कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c फाइंड कैसे करें? सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोगों ने ये c फाइंड किया था बाउंड्री कंडीशन से। वहां पे मैं देखा था कि बाउंड्रीज पे क्या हो रहा है, बाउंड्रीज पे स्पीड क्या हो रहा था? जीरो। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वाज बिकमिंग जीरो एट द बाउंड्रीज। यहाँ पे ऐसा तो कुछ बोल नहीं सकते, यहाँ तो कोई मोशन है नहीं ना। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा इनिशियली क्या था। इनिशियली मतलब एट t इक्वल टू जीरो। तो एट t इक्वल टू जीरो लेट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज n0। तो ये जो मैंने यहाँ पे बताया है ये इनिशियल है। इनिशियल मतलब n इक्वल टू n0 है एट टाइम t इक्वल टू जीरो। तो इनिशियल इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, अब इनिशियल इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? जब मैंने मेजर करना स्टार्ट किया तब। तो जब मैंने रेडियो एक्टिविटी मेजर करना स्टार्ट किया तब जो भी क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसको क्या बोल दूंगा मैं? n0, राइट। तो अब एट t इक्वल टू जीरो, n इक्वल टू n0 सब्स्टिट्यूट कर दो। therefore log of n0 equal to minus lambda into 0 plus c। therefore c equal to natural log of n0। ये इक्वेशन नंबर 2 को इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। therefore from equation number 1 and 2, therefore from equation number 1 and 2 you will have natural log of n equal to minus lambda t plus natural log of n0। Shift this here. Therefore, natural log of n minus natural log of n0 equal to minus lambda t। Therefore, natural log of n upon n0, क्योंकि log of a minus log of b is log of a by b equal to minus lambda t। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपको log हटाना है, जैसे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स दे आर अपोजिट ऑपरेशंस ऑफ ईच अदर। जैसे प्लस माइनस दे आर अपोजिट ऑपरेशन ऑफ ईच अदर। जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आर मोर और लेस कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, वैसे ही लॉग और एक्सपोनेंशियल आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड्स, यू हैव, जब एक्सपोनेंट लोगे तो e रेज टू ln ये हो जाता है कैंसल। मैं अभी लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं हटा दूंगा इसको। e रेज टू ln n बाय n0 इक्वल टू e रेज टू माइनस लैम्बडा टी। e और log हो गया कैंसल, तो l n अपॉन n0 इक्वल टू e रेज टू माइनस लैम्बडा टी। तो n इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्बडा टी, इसको बोलते हो रेडियो एक्टिव डीके लॉ। और रिमेंबर log scale
लॉग करना मतलब स्केल को कंप्रेस करना. एग्जांपल, व्हाट इज लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10? व्हाट इज लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10? 2. व्हाट इज लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10? लॉग ऑफ 10,000 टू द बेस 10? 4. मतलब तुम 10 को 1 लिख रहे हो, 100 को 2 लिख रहे हो, और 1000 को 3 लिख रहे हो, 10,000 को 4 लिख रहे हो, 1 लाख को 5 लिखोगे, 10 लाख को 6 लिखोगे. मतलब आप स्केल को क्या कर रहे हो? कंप्रेस कर रहे हो. तो लॉग मतलब कंप्रेस करना, और एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपांड करना. तो यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल था, एक कंप्रेशन था, तो दोनों हो गए कैंसल आउट. अब ये जो हमको लॉ, ये जो हमको फॉर्मूला मिला, इक्वेशन नंबर 3 इज नोन एज रेडियोएक्टिव डीके लॉ. इक्वेशन नंबर 3 is known as radioactive decay law. Radioactive decay law. And if you plot graph, वैसे by the way you should know how does graph of exponential increase or decrease look like. तो आपको रफली पता तो होना चाहिए. एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ग्राफ ऐसा होता है, और एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ग्राफ ऐसा होता है, मोर और लेस. तो अब अगर मैं t की वैल्यू 0 डालता हूं, इफ आई पुट t इक्वल टू 0, e रेज टू 0 इज 1, n इक्वल टू, हाँ तो वही तो होना चाहिए था, वो तो लिया ना, t इक्वल टू 0 देन n इक्वल टू n0. मतलब जब टाइम इंस्टेंट 0 था, मतलब इनिशियली, तो एक काम करता है, यहाँ पे प्लॉट कर देंगे नंबर, यहाँ पे प्लॉट कर देंगे टाइम. जब टाइम 0 है तो क्वांटिटी कितना है? n0 है. तो जब x एक्सिस 0 हो तो पॉइंट कहाँ होता है? y एक्सिस पे. तो टाइम 0 होने पर पॉइंट कहाँ आएगा? n एक्सिस पे. n एक्सिस पे वैल्यू क्या आएगी? n0. दिस इज इनिशियल क्वांटिटी. फिर विथ टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. कैसे डिक्रीज हो रहा है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है. तो यू शुड गेट सच अ ग्राफ. और एक चीज याद रखना हमेशा, कई बार ऐसी गलती कर देते हैं, ऐसा ग्राफ नहीं आएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल डीके में ग्राफ एक्स एक्सिस को, मतलब टाइम एक्सिस को टच कहाँ करता है? इंफिनिटी पे करता है. कहाँ करता है? इंफिनिटी पे करता है. तो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे ये जो ग्राफ है, इट शुड बी समथिंग लाइक दिस. इट शुड नॉट टच टाइम एक्सिस एट सम फाइनाइट इंस्टेंस ऑफ टाइम. कहाँ टच होगा वो? इंफिनिटी पे होगा. तो दिस इज ऑल अबाउट रेडियोएक्टिव डीके लॉ. बहुत सिंपल सा लॉ है. अब द थिंग इज, मैंने जैसे आपको बताया, पूरा का पूरा मटेरियल एक साथ डीके नहीं होता है. ऐसा कभी नहीं होता है कि सारा का सारा रेडियोएक्टिव एलिमेंट एक ही साथ डीके होके खत्म हो गया. तो कोई कोई एटम्स, रेडियोएक्टिव एलिमेंट के एटम्स, इसका लाइफ होता है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. कोई एलिमेंट अभी डीके हो जाएगा, कोई 2 मिनट के बाद होगा, कोई 10 मिनट के बाद होगा, कोई अगले साल होगा, कोई 10 साल के बाद होगा, कोई 20 साल के बाद होगा, कोई 50 साल के बाद भी होगा. ऐसा क्यों? बिकॉज द टाइम ऑफ फॉर्मेशन इज नॉट सेम. इट डिपेंड्स कि वो बना कब था, राइट. तो अगर मेरे पास, सपोज मेरे पास अगर 10,000 रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है, तो क्वांटिटी 0 इंफिनिटी पे होगा. दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग यू. क्वांटिटी 0 कब होगा? इंफिनिटी टाइम पे. तो हम इंफिनिटी टाइम के लिए वेट तो नहीं कर सकते ना, कि लेट अस वेट, उसको 0 होने दो. वो कभी होने नहीं वाला. कुछ डिके होगा तो कुछ वापस बन जाएगा. तो फिर दैट इज व्हाई वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड. हाफ लाइफ टाइम भी बोलते हैं इसको. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाफ लाइफ टाइम. हाफ लाइफ टाइम का मतलब ये होता है कि क्वांटिटी को हाफ होने में कितना टाइम लगेगा. दैट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ टाइम, डिनोटेड बाय टी हाफ. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रेडियोएक्टिव substance to decay to half of its initial value is known as half-life time. The time required for the radioactive substance to decay to half of its initial value or initial amount is known as half-life time. T half.
फिर इसके बाद मीन लाइफ टाइम भी देखेंगे हम लोग। फिलहाल हाफ लाइफ टाइम डिफाइन कर लेते हैं। इस पे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और इस पे तो एक पूरा टेबल बना के दूंगा मैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कितने टाइम के बाद कितना क्वांटिटी डिक्रीज हुआ है। तो रिमेंबर एट टी इक्वल टू टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम के बाद क्या हुआ, क्वांटिटी कितना हो गया, हाफ ऑफ इनिशियल, मतलब n इक्वल टू n0/2। हमारे पास एक इक्वेशन था n इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी। तो बट n इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी, व्हाट इज n, n0/2, दिस इज n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी हाफ। n0 हो गया कैंसल्ड आउट, ओके। तो देयरफॉर यू हैव 1/2 इक्वल टू, ये e रेज टू माइनस है तो नीचे आके e रेज टू प्लस टी हाफ हो जाएगा। इसका मतलब e रेज टू टी हाफ, e रेज टू लैम्डा टी हाफ इक्वल टू 2। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे लॉग ले लो, नेचुरल लॉग, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। सिर्फ नोट्स में मैंने log टू द बेस e लिखा है, मैं यहाँ पे ln लिख रहा हूँ। log टू द बेस e इज डिनोटेड बाय ln, नेचुरल लॉग, एंड log टू द बेस 10 को log टू द बेस 10 लिखते हो। तो देयरफॉर टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, देयरफॉर log लोगे तो फिर e और log क्या हो जाएगा, कैंसल्ड आउट, न्यूट्रलाइज। तो लैम्डा टी हाफ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2। व्हाट इज नेचुरल लॉग ऑफ 2? 0.693, 2.303, ये log टू द बेस 10 होता है। So this is 0.693. So lambda t half equal to 0.693. Therefore t half equal to 0.693 by lambda seconds. तो ये आ गया आपके पास हाफ लाइफ टाइम का एक्सप्रेशन। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई विल रिपीट वंस अगेन वेरी क्विकली। इट इज नथिंग सो सिंपल। The concept was, the idea was, हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो वो डीके होगा, डीके होगा मतलब उसका कन्वर्जन डॉटर न्यूक्लियाई में होगा। तो क्वेश्चन ये था कि हर एक सेकंड में कितना डीके होगा, हाउ मेनी न्यूक्लियाई या फिर हाउ मेनी ग्राम्स। वो ग्राम्स पे भी हम लोग आएंगे, फिलहाल हम न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं। हाउ मेनी न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विल डीके पर यूनिट टाइम, मतलब dN/dt। So the rate of decay, the rate at which radioactive element will decay is directly proportional to the number of parent nuclei present at that instant of time. तो ये जो proportionality का साइन तुम हटाओगे तब लिखोगे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि यहाँ पे नंबर डिके हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन। दिस लैम्डा इज नोन एज डिके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। देयरफॉर you can just separate variables dN/n equal to minus lambda dt, integrating on both side, integration dN/n equal to minus lambda integration dt, natural log of n equal to minus lambda t plus constant of integration। ये फाइंड करने के लिए हमने मान लिया कि इनिशियली क्वांटिटी था n0, at t equal to 0, n equal to n0, therefore natural log of n0 equal to minus lambda into 0 plus c, therefore c equal to natural log of n0, and therefore natural log of n equal to minus lambda t plus natural log of n0। इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, ln of n minus ln of n0 equal to minus lambda t, therefore ln n/n0 equal to minus lambda t, taking exponential on both sides, तो n/n0 equal to e raised to minus lambda t, therefore n equal to n0 e raised to minus lambda t। ये मिल गया आपको रेडियो एक्टिव डीके लॉ। अब ये रेडियो एक्टिविटी में एज आई टोल्ड यू एक साथ सारा का सारा डीके होता नहीं है, तो हम डिफाइन करते हैं हाफ लाइफ टाइम, जिसको हाफ लाइफ पीरियड भी बोलते हो। कितने टाइम में क्वांटिटी हाफ होगा, तो एट t इक्वल टू t हाफ यू विल हैव हाफ ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इनिशियल मटेरियल। तो देयरफॉर n की जगह पे n0/2 लिखोगे और t की जगह पे t हाफ लिखोगे, फिर n0 हो गया कैंसल, तो 1/2 इक्वल टू 1 अपॉन e रेज टू लैम्डा t हाफ। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा e रेज टू
lambda t half equal to 2, taking exponential on both sides, so lambda t half equal to natural log of 2, therefore lambda t half equal to 0.693, therefore t half equal to 0.693 by lambda. अगर आपको टी हाफ दिया होगा और डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट पूछा होगा तो लैम्डा इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। है तो क्लियर? और ये जो लैम्डा है इसके भी यूनिट्स तुमको पता होने चाहिए। इट इज 1 अपॉन सेकेंड, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, तो इट इज 1 अपॉन सेकेंड। तो वैसे भी हम बोल रहे हैं ना एक सेकेंड में कितना डिसइंटीग्रेशन हुआ, व्हाट इज द डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ तक क्लियर। अब जस्ट टू मेक कैलकुलेशन लिटिल सिंपल फॉर यू, एक हाफ लाइफ के बाद, लेट अस टेक एग्जांपल बेटर। सपोज हमारे पास 1000 ग्राम ऑफ मटेरियल था या 1000 न्यूक्लियर थे, जैसा आपको इमेजिन करना है वैसे कर लो। 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम, 1000 न्यूक्लियर मतलब नंबर। एक हाफ लाइफ टाइम के बाद इमेजिन एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जिसका हाफ लाइफ टाइम 10 सेकेंड्स है, तो 10 सेकेंड के बाद कितना बचना चाहिए? 500, मतलब कितना डीके हो गया? 500। और 10 सेकेंड के बाद कितना बचना चाहिए? हाँ 250, तो कितना डीके हो गया? 750। अगले 10 सेकेंड के बाद 125 बचना चाहिए, तो कितना डीके हो गया? 875। तो अगर मेरे पास इनिशियल क्वांटिटी n0 है, तो अब हम ऐसा कर सकते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, मैं फॉर्मूला बना के देता हूं, इजी है, बहुत काम में आएगा। नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, क्वांटिटी डिकेड मतलब कितना डीके हो गया, और क्वांटिटी रिमेनिंग मतलब उस टाइम के बाद कितना बच गया। लेट अस से एक वन हाफ लाइफ के बाद ओरिजिनल कितना था? n0, तो कितना डीके हो गया? n0/2, और बचा कितना? n0/2, हाफ एंड हाफ, हाफ इज रिमेनिंग एंड हाफ इज गॉन। दो हाफ लाइफ के बाद कितना डीके हो गया? n0/4 डीके हो गया। पक्का? मैंने इसलिए मैंने एग्जांपल लिया, यू हैव टू अंडरस्टैंड। 1000 था, एक हाफ लाइफ के बाद 500 बचा, 500 गया। अगले एक हाफ लाइफ के बाद, मतलब दो हाफ लाइफ के बाद कितना क्वांटिटी है? 250, मतलब कितना रिमेनिंग है? n0/4 रिमेनिंग है, तो कितना गया है? 3n0/4, क्योंकि 3n0/4 प्लस n0/4 इज n0। 3 हाफ लाइफ के बाद n0/8 इज गॉन, 7n0/8 इज लेफ्ट, है ना? नहीं, मैंने उल्टा बोला, ध्यान दो, इसके लिए मैं बोल रहा हूं, ध्यान दो। 7n0/8 इज गॉन, n0/8 इज लेफ्ट। तो मैं जानबूझ के ऐसा करता रहूंगा, क्योंकि एग्जाम में आई डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, जो है इधर ही क्लियर करना है। और ये पता है तो सीईटी जेईई नीट के लिए भी बहुत आसान हो जाता है। आफ्टर 4 you have n0/16 which is remaining, and you have 15 n0/16 which is 1। तो अगर आप पैटर्न देखोगे तो एक फॉर्मूला बना सकते हो, अगर ऑब्जर्वेशंस आपके स्ट्रॉन्ग है। n0/2 स्क्वायर, n0/2 क्यूब, n0/2⁴, बराबर। इफ यू नोटिस अगेन, मैं इसलिए बोलता हूँ क्लास में ध्यान होना चाहिए, नहीं तो फिर करते रहो, टाइम वेस्ट करो। व्हाट डू यू सी? दिस आर नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, मतलब क्वांटिटी रिमेनिंग आफ्टर n हाफ लाइव्स। क्वांटिटी रिमेनिंग, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला बन सकता है। क्वांटिटी रिमेनिंग आफ्टर n हाफ लाइव्स इज n0/2⁴n। मैंने अगर पूछा आपको, मुझे बताओ एक हाफ लाइफ के बाद कितना बचा, तो n की वैल्यू 1 डाल दो। मैंने पूछा आपको, मुझे बताओ 3 हाफ लाइफ के बाद कितना बचा, तो n की वैल्यू 3 डाल दो। तो n0/2 क्यूब मतलब n0/8। इफ आई आस्क यू 4 हाफ लाइफ के बाद कितना बचा, तो n0/16।
6 के बाद कितना बचा? तो n0 अपॉन 2 टू 6 is 64 होता है ना। तो क्वांटिटी ये रिमेनिंग है, तो डीके कितना हुआ फिर? हाँ, क्वांटिटी रिमेनिंग कितना है? सिंपल है ना, 1000 हमने इनिशियल लिया था, अगर 250 बचा है तो गया कितना है? 750। मतलब आपने क्या किया? 1000 माइनस 250। आपने क्या किया? इनिशियल माइनस क्वांटिटी रिमेनिंग, हो गया। सॉरी ये डीके है ना, दिस इज क्वांटिटी डीके, क्वांटिटी डीकेड। तो डीके कितना हो गया? इनिशियल माइनस रिमेनिंग, इनिशियल माइनस रिमेनिंग ना। क्वांटिटी डीके कितना हुआ? इनिशियल माइनस रिमेनिंग। 1000 इनिशियल था, बचा 250 है, तो गया कितना है? 750, मतलब 1000 माइनस 250। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, करके देख लो। डू नॉट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट इक्वेशंस। एक हाफ लाइफ के बाद कितना बचना चाहिए? n0/2। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो n0 माइनस n0/2 इज n0/2। कितना रिमेनिंग है? n0/2। दो हाफ लाइफ के बाद कितना बचना चाहिए? n0 माइनस n0/2 मतलब n0/4। व्हाट इज n0 माइनस n0/4? 3n0/4। तीन हाफ लाइफ के बाद कितना डीके होना चाहिए? 7n0/8। डीके कितना होना चाहिए? 7n0/8। n0 माइनस n0/2 मतलब 8। n0/8 7n0/8। चार हाफ लाइफ का कितना डीके होना चाहिए? 15n0/16। तो n0 अपॉन 2 मतलब n0/16। तो n0 माइनस n0/16 कितना होता है? 15n0/16। मतलब क्लियर, राइट। तो अगर ये फॉर्मूला पता है तुमको, तो यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस वेरी इजीली एंड रैपिडली। हाफ लाइफ के बाद आधा गया आधा बचा, अगले हाफ लाइफ के बाद आधे का आधा गया बाकी बच गया, है ना। मैं जानबूझ के सब उल्टा बोलता हूँ, फिर भी तुम हाँ ही बोलते हो। मैंने जानबूझ के क्वांटिटी रिमेनिंग वहां लिखा है। तो हाफ लाइफ के बाद आधा गया आधा बच गया, अगले हाफ लाइफ के बाद आधे का आधा बचा और बाकी गया, अगले हाफ लाइफ के बाद जो पहले रिमेनिंग था उसका भी हाफ रिमेनिंग हो गया और बाकी का गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, यू आर सपोज टू नो ऑल दिस। तो अज्यूमिंग कि तुमको याद रहेगा, क्वांटिटी रिमेनिंग इज n0 upon 2 raised to n and quantity gone is n0 minus n0 by 2 raised to n। इतना अगर पता है तो अब एक क्वेश्चन आता है कि ये n की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे फाइंड करोगे? सिंपल है। सपोज मैंने आपको बोला टोटल टाइम है 100 सेकेंड्स और सब्सटेंस का हाफ लाइफ है 10 सेकेंड्स। तो कितने हाफ लाइफ? 10। टोटल टाइम हमको दिया है 200 सेकेंड्स और सब्सटेंस का हाफ लाइफ है 10 सेकेंड, 20। टोटल टाइम दिया है 300 सेकेंड्स, टोटल टाइम दिया है 300 सेकेंड्स और हाफ लाइफ टाइम ऑफ द सब्सटेंस इज 10 सेकेंड्स, 30। मतलब तुम क्या कर रहे हो पता है? हाँ, क्या कर रहे हो पता है? टोटल टाइम बाय हाफ लाइफ टाइम, दिस इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड करने के लिए टोटल टाइम अपॉन टी हाफ। एग्जाम्पल, 500 सेकेंड का टोटल टाइम था और हाफ लाइफ 5 सेकेंड का है, 100। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू मेक फॉर्मूलाज फॉर योरसेल्फ। ये फॉर्मूला बनाओगे तो इजी होगा, क्योंकि तुमको डायरेक्टली सब कुछ रेडीमेड नहीं देंगे, फॉर्मूलाज नहीं देंगे। यू हैव टू सपोज टू मेक ऑल ऑफ दिस बाय योरसेल्फ। तो अज्यूमिंग कि इतना तुमको समझ में आया, under this assumption we can start numericals, and we can start numericals from tomorrow now, not today. That's it for today.